आपकी स्क्रीन के सामने आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। इन तस्वीरों को अच्छी तरह से देखिए। ये तस्वीरें हैं पिछले कुछ सालों से और ये तस्वीरों का जो लोकेशन है वो है इस देश की संसद भवन के बाहर का। और इन तस्वीरों में जो ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे वो इस देश के माननीय सांसदगण हैं। इनमें से कुछ लोग बीजेपी से हैं और इनमें से कुछ लोग कांग्रेस से हैं और इनमें से बाकी लोग अन्य कुछ दलों से हैं। अब इस तस्वीर को आपने देख लिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी बार वो कब था जब आपने इस देश की संसद के अंदर, इस देश की पार्लियामेंट के अंदर किसी नेता को बहुत ही अच्छा भाषण देते हुए सुना था? या फिर वो आखिरी बार कब है जब आपने देखा था कि कोई दो नेता, एक सत्ता पक्ष का कोई बड़ा नेता और कोई एक विपक्ष का नेता, ये दोनों आपस में इस देश की संसद भवन में एक शानदार बहस कर रहे हैं और तर्कों पे बात हो रही है, ह्यूमर है उनकी बहस में। मतलब एक ऐसी बहस कर रहे हैं जिसको देखकर मज़ा आ जाए किसी भी इंसान को, चाहे उसे राजनीति के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी ना भी हो, तब भी उसे पता चले कि कैसे हो रहा है ये सब और मतलब उसे बहुत अच्छा लगे देख के। मुझे लगता है शायद दशकों हो गए होंगे आपको ऐसा कोई वीडियो देखे हुए। अब ज़रा इस विजुअल को देखिए। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आपने देख लिया। अब एक और विजुअल देखिए कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय उसको कहा दीजिए। पहली विजुअल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साल 1996 में जब उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भाषण देते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और जो दूसरा वीडियो है उसमें लालू प्रसाद यादव जो बिहार से आते हैं, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री भवन में बैठे हैं, संसद भवन में, उसके बावजूद प्रधानमंत्री की उनके सामने किस तरीके से आलोचना कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वो चिल्ला नहीं रहे हैं। आप देखिए, गौर से सुनिएगा। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं, वो पार्लियामेंट में चिल्ला नहीं रहे हैं, वो हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद हंसते हुए आपको इस वीडियो के लास्ट में दिख गए होंगे। तो ये एक वो दौर था जब आलोचनाओं को इतने अच्छे से लिया जाता था, मगर एक आज का दौर है जब हमारे देश के सांसद देश की संसद भवन में बोलते हुए कम दिखते हैं और देश की संसद भवन के बाहर ये प्रोटेस्ट करते हुए ज़्यादा दिखते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, चाहे वो आज बीजेपी का समय हो या पहले कांग्रेस का समय था। पिछले 15-20 साल से संसद में काम कम हो रही है और हंगामा ज़्यादा हो रहा है। हर रोज़ संसद के सदनों को स्थगित कर दिया जाता है। अब आप में से कुछ लोग मुझे फिर से गीला जूता निकाल कर मारेंगे और कहेंगे कि मुझे क्या, संसद ज़रूरी क्यों है, देश में काम तो हो ही रहा है ना, मोदी जी विश्व गुरु तो बना ही देने वाले हैं 47 में। तो अब देखिए, मोदी जी विश्व गुरु बनाए ना बनाए, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस सरकार ने देश के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, मगर इसमें आपका नुकसान ज़रूर है। कितना नुकसान है मैं ये आपको बताता हूँ। और ये नुकसान आपका मजाक की वजह से हो रहा है। मजाक वो नहीं जो संसद के अंदर हो रहा है, मजाक वो जो इन नेताओं ने मिलके इस देश की संसद का बना दिया है। और ये मजाक आपको पता है कितना महंगा पड़ रहा है आपको। हर रोज़ अगर संसद चल रही है, उस वक्त अगर संसद की कार्रवाई, जो सदन की कार्रवाई है, वो 1 घंटे के लिए स्थगित होती है लोकसभा में,
तो इस देश के टैक्स पेयर मनी का 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। वहीं अगर राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित होती है तो इस देश की टैक्स पेयर मनी का 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। आपको मैं एक और डाटा देता हूँ। साल 1950s, 60s, 70s तक इस देश की जो संसद थी वो साल में 100 दिन से ज़्यादा चला करती थी, मगर आज की तारीख में संसद मुश्किल से साल भर में 60 से 70 दिन, 50 दिन चलती है, और उसमें भी इतना ज़्यादा स्थगन होता है संसद की कार्रवाई का कि आप बोलिए ही मत। संसद में काम कितना होता है और हल्ला गुल्ला कितना ज़्यादा होता है, इसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अब आप में से बहुत लोग जो कि इस पक्ष के होंगे वो मुझे ये कहेंगे कि तो क्या, विपक्ष ही तो हल्ला करता है, विपक्ष को काम करने के लिए तो बुलाया ही जाता है, विपक्ष को बुलाया तो जाता ही है, मगर विपक्ष ही नहीं आता है, विपक्ष ही बार बार मना कर देता है, विपक्ष कहता है हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए। और आप में से एक तबका जो इस पक्ष से होगा, कम लोग होंगे पर होंगे यहाँ से भी, वो ये कहेंगे कि ये तो सत्ता पक्ष का अहंकार है, ये तो सत्ता पक्ष का गुरूर है, वो अपने घमंड में चूर हैं और वो विपक्षी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो हम बहस कैसे कर लें। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, ना तो ये आपको इन दोनों में से कोई काम नहीं आने वाला है। आपके लिए इस देश में एक देश के नागरिक के तौर पर अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है, और अगर भारत सचमुच में 2047 तक इस देश में, पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनेगा, तो वो इन दोनों की वजह से नहीं बनेगा, इस चीज़ की वजह से बनेगा। इस देश की पार्लियामेंट, भारत एक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में है, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, और कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी अगर उस देश का पार्लियामेंट यानी संसद सही तरीके से ना चले, क्योंकि संसद में ही इस देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे और आपके जो पुरखे थे, उन्होंने इस देश की सारी शक्तियों को निहित किया है, और वो शक्तियाँ संसद भवन में कैद हैं, और उन शक्तियों का जो अधिकार है वो नेताओं के पास नहीं है, वो हमारे पास है, क्योंकि संसद भवन में जो सांसद होते हैं उन्हें चुनकर हम भेजते हैं। इसीलिए संसद में बातचीत होना, बहस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस वक्त जब हमारे देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं। और ये इस वक्त मतलब ये नहीं कि अभी ऐसा हुआ है, कांग्रेस की भी तमाम सरकारों में लगातार महंगाई बढ़ी, तभी आपने बीजेपी को लाया ना, कुछ तो गलत किया ही होगा कांग्रेस ने। तो लगातार पिछले कई दशकों से महंगाई पर चर्चा कम, पेट्रोल पर चर्चा कम। अगर हम हाल के दिनों की बात लें तो मणिपुर, मतलब आप सोचिए भारत का वो राज्य, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कई बार वहाँ के जो लोग हैं ना, वो आपको इंडियन शब्द कहकर संबोधित करेंगे। इंडियन मतलब ये नहीं कि वो भारतीय नहीं हैं और आप भारतीय हैं, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं उत्तर भारत से आने वाले लोगों के लिए। सोचिए आप, ये शब्द उन्हें क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमने और आपने उन लोगों को अभी तक इस देश की जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित नहीं किया है, उनको समायोजित नहीं किया है इस देश के आइडिया से, यानी आइडिया ऑफ इंडिया से। क्योंकि अगर हमने उन लोगों को आइडिया ऑफ इंडिया से, अब मैं इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ तो मुझे ये मत कहिएगा कि तुम विपक्ष के प्रवक्ता हो, इंडिया माने भारत वाला इंडिया, हमने उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से जोड़ा ही नहीं, हमने कहीं ना कहीं उन्हें वो सिक्योरिटी दी ही नहीं इस देश में। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें इंडियंस कह के बुलाते हैं, और क्यों ना हो उनको ये हक हमें इंडियंस कह के बुलाने का या फिर हमें गैर समझने का, जब हम और आप, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है इस देश की पंचायत में। अब योगदान कैसे, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से चुन कर आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो हिंदी पट्टी का इलाका है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ इलाका हो गया, यहाँ से चुन के आते हैं, जहाँ मूलतः हिंदी या उससे जुड़ी हुई बोलियाँ बोली जाती हैं। वहाँ से चुन के आने वाले हम और आप, अगर हमारा राज्य, हमारा और आपका मणिपुर, जिस मणिपुर की मैरी कॉम पर हम और आप बड़े गर्व से कहते हैं कि ये भारत की बेटी है और इसने मेडल जीता ओलंपिक में, उस मणिपुर को जब जलते हुए देखकर हम देश की पंचायत में बहस नहीं करते हैं, तो कैसे कोई मणिपुर का इंसान खुद को भारत के साथ एसोसिएट कर पाएगा। वो भारत के साथ तब एसोसिएट कर पाता खुद को जब मणिपुर की चर्चा इस देश की संसद में होती। इस देश के जो माननीय सांसदगण हैं, वो अगर मणिपुर पर 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बैठ कर चर्चा करते, तब जा कर के मणिपुर के लोगों को लगता कि हाँ, क्योंकि ये उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग मणिपुर के लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मणिपुर के भी लोगों को ये लगता कि ये हमारे लोग हैं, हम इनसे अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे दुख की घड़ी में, हमारी चिंताओं में ये हमारे साथ है। और ये सब तभी हो पाएगा जब ये जो बॉडी है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
ये जब तक सशक्त नहीं होगा, जो हमारा पार्लियामेंट है, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तौर पे भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो अगर आप इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को हटा देंगे तो शायद कुछ बचे ही ना, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ एक चुनाव तंत्र रह जाएंगे, लोकतंत्र नहीं, क्योंकि चर्चाओं के बिना चुनाव का कोई महत्व ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के नाते आपको और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से इस देश में जो संसद की महत्वता है, इस देश में जो संसद की अहमियत है, उसको हमें बरकरार रखना होगा और संसद भवन के अंदर जो चर्चाएं होती हैं उस पर ध्यान देना होगा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आप कोई टीवी शो तो देख नहीं रहे जो मैं आपके सामने न्यूज़ पढ़ दूंगा और आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हम और आप ये ध्यान रखें, एक नागरिक के तौर पे मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ का जो विकेंद्रीकरण है, अगर कोई बड़ी समस्या है ना तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग फिज़िक्स या मैथ्स पढ़े होंगे तो मुश्किल सवालों को कैसे किया जाता है, आप उसको तोड़ दें छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद वो चीज़ खुद ईजी हो जाती है। कोई भी बड़ा काम है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में कर दें। ट्रेन पटना से दिल्ली कैसे जाती है? डायरेक्ट तो जाती नहीं है, छोटे छोटे स्टॉप्स पे रुक रुक के जाती है, तो वो सफ़र ईजी लगने लगता है। वैसे ही ये जो समस्या है, जो संसद भवन आज की तारीख में हमारे देश की जो संसद है उसकी जो शक्ति आज जितनी कम हो गई है, उसका सिंपल सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? हमें अपने लेवल पे काम करना होगा। अगर सिर्फ हम इतना कर लें एक भारतीय होने के नाते कि हमारा जो एक माननीय सांसद है, हर भारतीय का एक सांसद होता है, इस देश में हर भारतीय के पास अपना एक सांसद है, और आज की तारीख में इस देश की जो स्थिति है, मैक्सिमम लोगों को अपने सांसद का नाम तक नहीं पता। मैं बिहार के पटना से हूँ, मुझे कुछ सालों पहले तक नहीं पता था कि हमारे सांसद का नाम रविशंकर प्रसाद है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने सांसद गणों को, अगर हम एक नागरिक के तौर पे अपने सांसद को अकाउंटेबल बना देते हैं, उसको उत्तरदायी बना देते हैं उसकी जिम्मेदारियों के प्रति, तो आप मान लीजिए हिंदुस्तान की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उसमें हमें बस एक सांसद चुनने का काम दिया गया है। उस सांसद को अगर हम ढंग से चुन ले, एक ढंग का इंसान चुन ले, और अगर ढंग का इंसान नहीं चुन सकते तो चुने हुए इंसान से सवाल करना शुरू करते हैं कि हाँ भाई, तुम बताओ हमको कि तुम देश की पार्लियामेंट में गए, तुम पटना साहिब के सांसद हो, तुम पटना के सांसद हो, तो तुम बताओ कि तुमने इस देश की संसद में वो कौन से मुद्दे उठाए, वो कौन सी बातें की, उन कौन से क्वेश्चंस को रेज़ किया जो पटना के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और 5 सालों में तुम्हारे सांसद होने के कारण पटना में क्या बदलाव आए, पटना में क्या बेहतरी हुई। मैं पटना का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पटना की जगह इंदौर आ सकता है, भोपाल आ सकता है, इलाहाबाद आ सकता है, बनारस आ सकता है, दक्षिण भारत का कोई राज्य आ सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें सवाल करने होंगे अपने माननीय सांसदों से, क्योंकि अगर हम सांसदों को माननीय रहने देंगे और इतना माननीय छूट बना देंगे कि हम उनसे सवाल ही ना करें, उनका नाम ही नहीं जाने, उनको अकाउंटेबल ही नहीं बनाएं, उनकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं दिलाएं, तो ये जो बिल्डिंग है ना, कुछ दिनों में इस देश में शायद सिर्फ जैसे आज सेरेमोनियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इस देश में कि अच्छा लग रहा है इसलिए कर ले, जैसे राष्ट्रपति का पद है, एक सेरेमोनियल पद है। एक वक्त पे अब्दुल कलाम जैसे प्रबुद्ध लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रबुद्ध लोग बैठा करते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो लोग बैठे हैं वो प्रबुद्ध नहीं हैं, या फिर कांग्रेस के दौर में जिन लोगों को बनाया गया था राष्ट्रपति वो प्रबुद्ध नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद जो है वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो समाज में कुछ बहुत शानदार काम कर रहे हों। मगर आज की तारीख में वो एक सेरेमोनियल पोजीशन बन के बिल्कुल रह गई है। एक दौर था जब ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को ये धमकी दे डाली थी कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, तो वैसे भी राष्ट्रपति देखे हैं हमने। खैर, समय बदला, राष्ट्रपति बदले, और आज राष्ट्रपति सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है कि आप किसी खास समुदाय से राष्ट्रपति बनाएं ताकि उस समुदाय के लोगों को आप एक्साइट कर पाएं अपने आप को वोट देने के लिए। और ऐसा कांग्रेस बीजेपी दोनों ही लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, आज से 50 साल बाद शायद संसद भवन म्यूज़ियम बन जाए। और वैसे भी सरकार ने नई संसद भवन बना ली है, तो एक संसद भवन तो म्यूज़ियम बन ही जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नई संसद भवन नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल जगह की कमी थी। लेकिन मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो है इंग्लैंड के विंचेस्टर की। विंचेस्टर वहाँ की संसद का नाम है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी जगह में लोग किस तरीके से एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। मुश्किल हो रही है उनको बैठने में, मगर वो फिर भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, जो संसद भवन है विंचेस्टर का, वो चाहें तो नया बना सकते हैं, नई बिल्डिंग बना सकते हैं और उसमें खूब सारी व्यवस्थाएं लगाकर उसको आलीशान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नई बिल्डिंग बनाइएगा
तो वहाँ पर जो सभ्यता थी, जो पुरानी बिल्डिंग का जो कहीं ना कहीं जो आपकी सभ्यता है, आपके पूर्वजों का जो निशान है, वो खत्म हो जाएगा। हम नई संसद भवन जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उस संसद भवन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं, जहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुए जिन्होंने भाषण दिया, पीलू मोदी जैसे नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी हुए। ये जो तमाम नेता हैं, ये नेता से ज़्यादा इस देश की धरोहर हैं। इन तमाम धरोहरों को भी हम कहीं ना कहीं अलविदा कर देते हैं संसद भवन के साथ। लेकिन एक नागरिक के तौर पे अगर नई संसद बनी भी है तो मैं अपेक्षा करूंगा आप सभी से कि आप अपने माननीय सांसदों को अछूत ना बनाएं, उनको जिम्मेवार बनाएं उन चीज़ों के लिए जिस पर उनका हक है। आप उनसे सवाल करना शुरू करें ताकि इस देश की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सुधार हो सके। और आज से 50 साल बाद पार्लियामेंट सिर्फ कभी कभी किसी ओकेज़न पे ना बैठा करे। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक सेरेमोनियस जगह हो जाए जहाँ पर लोग आए रहे हैं किसी दिन, जहाँ पर साल में कभी 1-2 बार मीटिंग्स हो रही है और बात विवाद हो रहा है, ऐसा ना हो। और वो रुकेगा तभी जब मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया, अगर आप उस पर काम करेंगे और अगर आप सचमुच में अपने सांसदों को अकाउंटेबल बनाएंगे, आप इस देश की संसदीय बहस में जागरूकता से भाग लेंगे। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड। और मुझे लगता है मैं इस देश की राजनीति पर, इस देश में जो संसद भवन की अहमियत है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की जो अहमियत है, उस विषय पर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत समृद्धि प्राप्त करवा पाया हूँगा। तो मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। तब तक आप देखते रहें नज़रिया। धन्यवाद।